तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम टारगेट अग्निवीर एयरफोर्स बैच को पढ़ रहे हैं और जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें अभी तक मैं आपको बता दूं, हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक पूरा सीरीज़ को सॉल्व कर चुके हैं। रोज़ाना रात को 9 बजे आपको एक पेपर सेट अपलोड करके दिया जाता है। उस पेपर का जो बेस है वो बिल्कुल आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है, उससे बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं। ओरिजिनल पेपर जैसा गवर्नमेंट का आता है वैसा ही पेपर है। मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ क्योंकि मैं अपने वीडियो में फालतू बातें इधर उधर की नहीं करता हूँ। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर थोड़ा सा एग्ज़ाम डेट को देखेंगे, 13 जुलाई 2021, शिफ्ट नंबर 3 पर डिस्कशन होने वाला है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। वर्ड है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? कोई डिस्टिंक्ट हो यानी उत्कृष्ट हो, है ना, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? कि कोई बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप का हो, हॉटी हो, घमंडी हो। एविडेंट का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल स्पष्ट हो यानी कि क्लियर हो, हमारे पास में विविड हो। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत हो, जो शानदार हो, है ना, अद्भुत हो, शानदार हो, फेबुलस हो, मार्वलस हो। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सिंपल। तो अब किसी का परफॉर्मेंस क्या है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, और दूसरे बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है? ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2। रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, याद रखिए। इनफ कभी भी आ जाए तो इनफ से पहले बेटा पॉजिटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव। स्मार्टर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। ये गलत है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री में, स्मार्ट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ता हूँ अब आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्या बोल रहा है? चूज द वर्ड विच कैन बी यूज टू रिप्लेस द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। कोई चीज़ जो लंबे समय तक प्रयोग में ना हो उसको क्या बोला जाता है? वर्ड है हमारे पास में ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब होता है झगड़ा। एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। इम्पिंच। इम्पिंच का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, है ना, किसी को क्या कर देना? प्रभावित कर देना, इफेक्ट कर देना। ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउटडेटेड, यानी कि जो काम से बाहर हो, अप्रचलित। यही इसका आंसर हो जाएगा, आउटडेटेड। देखिए, पहले टेलीफोन आते थे, अब टेलीफोन क्या हो गया? आउटडेटेड हो गए हैं। अब कौन सब जगह पे मोबाइल फ़ोन आ गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 में बेटा क्या दिया हुआ है? आपको करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है। जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर डी। हैरेसमेंट की यही स्पेलिंग होती है। इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना यानी उत्पीड़न करना। ठीक है, यही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या बोल रहा है? इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर। बेटा एरर वाला पार्ट है। इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर आई वुड डेफिनेटली कम टू पिकअप फ्रॉम द एयरपोर्ट। अगर आपने मेरे को पहले बताया था तो मैं तुमको एयरपोर्ट लेने ज़रूर आता। प्लीज़ बेटा एक फॉर्मूला बनाइए। ये फॉर्मूला बेस्ड ही है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। अगर आप इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये गिवन फॉर्मूला अच्छे से रट लेना बेटा, क्योंकि ये गारंटेड आएगा ही आएगा पेपर के अंदर। वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अगर पहले वाले में इफ़ आ रहा है, ये यू सब्जेक्ट हो गया, हैड प्लस V3 आ गया हमारे पास में, ऑब्जेक्ट भी आ गया, कॉमा लगाया बीच में, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया वुड। वुड के बाद में यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर वुड के बाद में आपको हैव जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? हैव, सॉरी हैव्ड नहीं, केवल हैव जोड़ना पड़ेगा, और कम ऑलरेडी थर्ड फॉर्म का फॉर्मेशन बन जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा लगा दोगे? ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या लिखा हुआ है? शट द डोर। दरवाजे को बंद करो। और ये बेटा मैं आपके सामने एक फॉर्मूला बना देता हूँ। ये एज्यूम्ड फॉर्मूला है बेटा, ये कहीं पर बुक्स में मेंशन नहीं है, ये सिर्फ हमने आपको पढ़ाने के लिए मान लिया है। एक्टिव वाला फॉर्मूला। पैसिव वाला कैसा बनता है? लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए कैसे बनेगा। शट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया द डोर, तो पहले लेट आएगा, फिर द डोर आ गया, ऑब्जेक्ट बी आ गया, और शट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? शट ही होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 7 वाला बेटा किससे रिलेटेड है? 7 वाला अनसीन पैसेज से रिलेटेड है, तो उसको देख लेते हैं।
However, nowadays the importance of vocabulary as also learning a language has become more accepted. हालांकि आजकल क्या है कि भाषा को सीखने के लिए हमको सबसे पहले क्या है, वोकेबलरी को आना चाहिए, हमको शब्दार्थों का प्रयोग अच्छे से आना चाहिए. वोकेबलरी इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विच प्रोवाइड द बेसिक्स ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस इन अदर स्किल सच एज स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए अगर भाषा को बोलना सीखना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, इन चारों कलाओं के लिए सबसे पहले आपको चाहिए वोकेबलरी. आपके पास में अगर अच्छी शब्दावली है तो आप किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं. नेशंस 2002-08 देयर फोर, इसलिए एक्वायरिंग द वोकेबलरी इज़ अ फंडामेंटल प्रोसेस. इसलिए शब्दों अर्धार्थों को सीखना एक फंडामेंटल प्रोसेस है. व्हेन लर्निंग एंड लैंग्वेज टू मतलब जैसे अभी हिंदी हो गई हमारी लैंग्वेज वन, हम लैंग्वेज टू क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश. तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वर्ड मीनिंग चाहिए ना. तो वही ये बोल रहा है, बिकॉज इट विल नॉट ओनली डेवलप द राइटिंग स्किल बट आल्सो रिमेनिंग वंस. लेकिन ना केवल वो राइटिंग स्किल को सुधारते हैं बल्कि ये अच्छे भी रहते हैं. क्लियर. लेट्स सी अनदर वन. दूसरे पर आ जाते हैं. दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, एज अ कंसिक्वेंसेज, परिणाम स्वरूप, एज अ कंसिक्वेंसेज परिणाम स्वरूप लर्नर विल बिकम कॉम्पिटेंट ऑन देयर लेवल ऑफ लैंग्वेज बिकॉज इट सीम्स दैट द फोर स्किल विल बी हैंड इन हैंड. देखिए, अगर किसी की वोकेबलरी बहुत अच्छी है, अगर किसी की वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे हैं, तो वो किसी भी भाषा को बहुत जल्दी सीख लेता है और उसमें पारंगत हो जाता है, एक्सपर्टाइज हो जाता है. Between many forms of learning vocabulary, it is the possibility of the learning vocabulary incidentally. बोला गया है ज़्यादा भाषाओं को रट रट के पढ़ने से तो बढ़िया ये है उसको इंसिडेंटली यानी दिनचर्या के प्रयोगों में जब हम शब्दों को प्रयोग करेंगे तो सीख जाएंगे. हंट एंड बैगलर, ये दो राइटर है बेटा, 1998 पॉइंटेड आउट, इन्होंने ये बताया मैनी वोकेबलरीज आर लर्नड इंसिडेंटली थ्रू द एक्सटेंसिव रीडिंग एंड लिसनिंग. देखिए, कई सारी शब्दों को तो हम इसी तरीके से याद कर लेते हैं जब हम उसको रीड करते हैं. जैसे न्यूज़पेपर में कोई वर्ड आया, आपने उसको रीड किया तो वो रीडिंग हैबिट हो गया. अब उसी शब्द को अगर आप सुन रहे हैं पढ़ रहे, जैसे सोशल मीडिया पे कोई वर्ड है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो वर्ड आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा. फॉर दिस रीजन, इसी कारण से मोटिवेटिंग लर्नर टू रीड एंड लिसन एक्सटेंसिवली कैन प्रोवाइड देम विद अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न न्यू वोकेबलरी. इसलिए ऐसा माना जाता है कि लर्नर को अगर मोटिवेट करना है इंग्लिश सीखने के लिए तो आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा कि आप उनको रीडिंग और लिसनिंग के ऊपर जोर दें और वो भी व्यापक रूप से वो सीखें. मतलब ऐसा नहीं है कि बुक के अंदर ही हो, वो यूट्यूब पे लगा लिया उसको सुन रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे आप उसको सुन रहे हैं वोकेबलरी को, तो याद हो जाएगी वो आपको. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पर आते हैं. वोकेबलरी इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ, वोकेबलरी से क्या सुधार होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हमारी भाषा में जो है तरलता आती है, तेजी से हम बोल पाते हैं. वोकेबलरी प्रोवाइड द बेसिक फॉर द लर्नर परफॉर्मेंस. देखिए, अगर किसी की शब्दार्थ अच्छे हैं तो उसका क्या क्या अच्छा हो सकता है. सबसे पहले डांस वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये तो हो ही नहीं. एक व्यक्ति का दूसरा सिंगिंग, सिंगिंग वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता. यहाँ पे थर्ड वाला भी हटाइए, यहाँ पे भी डांसिंग लिखा हुआ हटाइए, इन ऑप्शन की तो बात ही नहीं है. क्या क्या सही हो सकता है, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग, ये चार ही ऑप्शन उनके करेक्ट हो सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर. क्लियर. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर. 9 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द हंट एंड बैगलर हाउ आर मैनी वोकेबलरी लर्न इंसिडेंटली. हम कितनी वोकेबलरी को, कैसे वोकेबलरी को सीख सकते हैं व्यापक रूप से, अगर हम उसको एक्सटेंसिवली सीखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको. सबसे पहले हमको रीडिंग करना पड़ेगा और राइटिंग करना पड़ेगा. नहीं, राइटिंग के बारे में उन्होंने नहीं बोला था. उन्होंने बोला था या तो आप रीडिंग करिए या सुनिए. राइटिंग करिए बोलिए ये भी नहीं बोला था. उन्होंने बोला था रीडिंग करिए और साथ साथ में आप शब्द को सुनते जाइए. तो इससे आप जल्दी से जल्दी वोकेबलरी को सीख सकते हैं. ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं. 10 बेटा स्पॉटिंग एरर का पार्ट है. लिखा हुआ है हाफ ऑफ द एप्पल्स वर रोटन. देखिए, कभी भी हाफ ऑफ के साथ में यहाँ पे अगर प्लूरल काउंटेबल नंबर आ जाए तो वर्ब भी आगे कैसी आती है, प्लूरल आती है. इसलिए आप वाज की जगह पे किसका यूज़ करेंगे, वर का. प्लूरल वर्ब आ जाएगी. ऑप्शन नंबर सी आपका टिक हो जाएगा. क्लियर. चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पर. देखिए बेटा, मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट है, ज़्यादातर बच्चों को फास्ट लग रही होगी. ये स्पीड जानबूझकर फास्ट है क्योंकि बेटा एग्जाम के अंदर जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ इस स्पीड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो ही आपका सिलेक्शन होगा. नहीं तो बेटा बैठे रहना है, फिर 1 साल का पूरा वेट करना है आपको. अगर आप मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता. फिर आप एग्जाम में भी स्पीड नहीं दिखा पाएंगे, आप स्पीड कवर कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम में. एग्जाम में तो बेटा एक एक मिनट एक एक सेकंड कीमती होता है.
है ना। और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है एक स्टूडेंट के लिए। जब मैं भी एग्ज़ाम देने बैठता हूँ तो एक एक सेकंड भारी पड़ता है एग्ज़ाम के अंदर, और टाइम तो ऐसे उड़ जाता है हवा की तरह, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे सांस ली और सांस छोड़ी और एग्ज़ाम चला गया, बस इतने बीच में क्या हुआ पता ही नहीं चला। तो इसमें रेमिटेंस की स्पेलिंग आपको बतानी है, तो पहली वाली स्पेलिंग ही सही है रेमिटेंस की, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, इसका हिंदी मीनिंग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, इसका हिंदी मीनिंग बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, मुझे भी तो पता चले कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहा। डिक्शनरी में से मीनिंग सर्च करके इसका कमेंट बॉक्स में लिखना, बताना रेमिटेंस का क्या मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 12 क्या बोल रहा है, रोशन डज नॉट लिसन डैश ऑफ हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन होते हैं, पापा और मम्मी, दो लोग ही होते हैं ना पेरेंट्स में। वो ना तो अपने पापा की सुनता है ना मम्मी की सुनता है, या तो वो पापा की नहीं सुनता मम्मी की नहीं सुनता, तो किसका यूज़ करेंगे आप, ईदर ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, दो लोगों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ईदर ऑफ का यूज़ करते हैं। सर आपने नाइदर का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर डज नॉट लगा हुआ है, इसलिए मैं नाइदर का यूज़ नहीं कर सकता। ईच ऑफ का यूज़ भी नहीं कर सकता और एवरी ऑफ का यूज़ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। वर्ड है असर्ट। असर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ पॉजिटिव वे में कही गई हो, यानी अभिकथन, जिस कथन को अभी अभी कहा गया पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा, इसका क्या बताना है बेटा, नाउन फॉर्म बताना है। ये वर्ब है, ईडी लगा हुआ असर्टेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बेटा, ये भी वर्ब है। असर्टिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। अच्छा, जिसमें कभी भी बेटा TION लगा हो वही वर्ड क्या कहलाता है, नाउन होता है। हमारा आंसर हो गया फाइनल ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, याद कर लीजिए, बहुत बार आ रहा है पेपर के अंदर, जिसमें TION लगा होता है वो नाउन होता है हमारे पास में। ठीक है, आगे देखेंगे। चेंज द नरेशन पूछा गया है, आपसे नरेशन में चेंज करना है। द टीचर सेड द अर्थ गोज अराउंड द सन। बेटा ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाला आया है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ये होता है सार्वभौमिक सत्य, जो सत्य है घटना है जिसको हम झुटला नहीं सकते। तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ वाले, उन सेंटेंस को हमको कॉपी पेस्ट रख देना चाहिए, कुछ चेंजेस नहीं करना चाहिए। तो बस ये देख लीजिए कहाँ पर एक कॉपी पेस्ट लिखा हुआ, द अर्थ गोज, यहाँ पे वेंट है, यहाँ इज गोइंग है, यहाँ गो है, तीनों ही कैंसिल हो गए। चौथा वाला ही ऑब्वियसली राइट होगा। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता, द टीचर की जगह टीचर, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने दैट लगाना है, और बाकी सेंटेंस को कॉपी पेस्ट आपको रख देना हो। चले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्या बोल रहा है, 15 में रेसिस्ट का मीनिंग बताना है। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, रेसिस्ट का मतलब होता है किसी का विरोध करना। रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को सहयोग करना, यानी असिस्ट करना, असिस्ट। अपोज का मतलब होता है किसी का विरोध करना। ठीक है, और अवॉइड का मतलब होता है किसी को नेग्लेक्ट कर देना, अनदेखा करना किसी को। कैंसिल का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, है ना, रिपील कर देना। तो अभी हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेसिस्ट मतलब विरोध करना होता है, और सपोर्ट का मतलब होता है उसका सहयोग करना, अपोजिट बताना था। क्या बताना था, अपोजिट। आंसर ऑप्शन नंबर 1। 16 पर आइए। चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करना है। अब पहले फॉर्मूला आप बना लीजिए, फॉर्मूले से आप जल्दी कर पाएंगे। एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास में सब्जेक्ट में पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही दिया हुआ है। पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब रहती है, सब्जेक्ट के नीचे बेटा आ जाता है ऑब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म के नीचे आ जाता है बीइंग। प्लीज़ आप इसको बना लीजिएगा, किसी धोखे में मत रहना कि आप वहाँ पेपर में कर जाएंगे। एक बार आप लिख लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। प्लीज़ आप लिख लीजिए बेटा, कोई रिस्क ना लें अपने कैरियर के साथ में। सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको वाज या वर्ब का यूज़ करना है। यहाँ पे इज़ तो हटा ही दीजिए। अच्छा, अ लेटर सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी नहीं आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। सेंटेंस की शुरुआत में वाज आएगा, वाज आ गया। अ लेटर आएगा, अ लेटर आ गया। उसके बाद में चाहिए मुझे बीइंग, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बीइंग आ रहा है सर, यहाँ पर भी बीइंग आ रहा है। बीइंग के बाद में चाहिए मुझे थर्ड फॉर्म, सर थर्ड फॉर्म रिटर्न है, थर्ड फॉर्म सही है। बाय, बाय आ रहा है। सब्जेक्ट चाहिए, ही है, ही का क्या बनता है बेटा, हिम बनता है। ही का हर कभी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। हिज नोबल वाज डैश बाय द पब्लिशर आफ्टर पब्लिशर, पब्लिशर आफ्टर पब्लिशर।
उसके जो नोवेल है, पब्लिशर के बाद पब्लिशर ने उसके नोवेल को अनदेखा कर दिया या अस्वीकार कर दिया। अच्छा, कॉल डाउन का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना ना, बुलाना किसी। काम डाउन का मतलब क्या होता है? शांत रहना, शांत रहना या शांत करना। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? किसी को डिसएग्री कर देना, अस्वीकार कर देना। ठीक है। ड्रेसअप का मतलब क्या होता है? रेडी हो जाना किसी चीज के लिए। अभी देखिए हमको क्या चाहिए, उसका जो नोवेल था, उसका जो उपन्यास था, जो उसके प्रेषक थे उनके द्वारा बार बार क्या केयर कर दिया गया? डिसएग्री कर दिया गया, यानी टर्न डाउन कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ही डिड नॉट ईट द एप्पल बिकॉज इट टेस्टेड बिटरली। अच्छा देखिए, टेस्टेड क्या है? ये हमारे पास में ये कुछ ऐसे होते हैं, इनको बोला जाता है सेंस वर्ब बोला जाता है। सेंस वर्ब का मतलब क्या होता है? जो हमारी इंद्रियों से जुड़े होते हैं, जैसे देखना, सी, है ना, सी हो गया, लिसन हो गया, स्पीक हो गया, स्मेल हो गया। तो ये जो हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए शब्द होते हैं, उनके अंदर उनके बाद में बेटा एडवर्ब का यूज़ नहीं होता। ये बिटरली क्या है? एडवर्ब है। तो सर क्या यूज़ किया जाएगा? इसके बाद में बेटा एडजेक्टिव ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको एडजेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा। एल वाई को हटा, सॉरी, एडजेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा, एल वाई को आप हटा देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 19 में वर्ड दिया है एडेप्टेड। एडेप्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ के क्या होना? अनुकूल होना, अनुकूल। ठीक है, मौसम के हिसाब से ढल जाना। स्टबन का मतलब क्या होता है? जिद्दी हो, ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो? जिद्दी हो, किसी का एडामेंट टाइप, अडामेंट है ना, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, ये सब आते हैं। यूजुअल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ रेगुलर चल रही हो, सामान्य घटनाक्रम हो कोई। अच्छा, फिक्स्ड का मतलब होता है निश्चित, और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला। हमको फाइनल आंसर क्या चाहिए? एक व्यक्ति अडेप्टेड है, यानी मौसम के हिसाब से अनुकूल ढल जाता है, सिमिलर बताना है। तो वो व्यक्ति कैसा है? फ्लेक्सिबल है, यानी कि लचीला व्यक्ति है, मौसम के हिसाब से ढल जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊं। रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आते हैं, और वो पेपर सेट रहता है इंडियन एयरफोर्स का, जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड पर होता है। जैसे यहाँ पे डेट डली हुई है, ये ओरिजिनल पेपर है, 2021 में शिफ्ट थर्ड में हुआ था ये। तो ऐसे ही हम आपके लिए ओरिजिनल पेपर की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। अभी तक हम 13 सेट कर चुके हैं, कल हम 14 वाला डिलीवर करने वाले हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपको क्या करना है? दिए गए सेंटेंस में इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए। तो शुरू करते हैं। देयर इज़ नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। तो यहाँ पर अगर इज एम आर आ रहा है तो वाजवर वाला तो कैंसिल ही कर दीजिए। ठीक है, अब देयर के बाद में इज है, यहाँ पे आर आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये बात सही है कि शुरुआत में इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर देयर आएगा, देयर आएगा, और उसके बाद में नथिंग का यूज़ किया गया है। नहीं बेटा, ध्यान रखेंगे, इज देयर नथिंग करना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में जब भी कभी इंटेरोगेटिव फॉर्मेट बने तो इज देयर एनीथिंग ज़्यादा सही रहता है। तो एनीथिंग का यूज़ हम किस में करते हैं? इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। यही इसका सही आंसर होना चाहिए। नथिंग से बनाओगे तो सेंटेंस तो बदल जाएगा, लेकिन वो सेंस नहीं बन पाएगा जो हम चाह रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो एनीथिंग किस में बदलता है? नथिंग में बदलता है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम की लिंक को भी क्लिक करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप अच्छे से तैयारी करें, आपका सुनहरा भविष्य हो। हम यही कामना करते हैं इस साल आपको वर्दी मिले, अपना और अपने माता पिता के नाम को आप रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक बेटा, सी यू टुमारो।